देखिए राजीव जी, जाहिर तौर पर जो दिल्ली की दबंगई इस समय चल रही है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए, उसने तमाम स्थानीय क्षत्रपों को बहुत मुश्किल में डाला। यहाँ विधायक खरीदना, वहां उसकी पेशी करना, ईडी के दफ्तर में 58-58 घंटे बिठा देना, या उससे भी ज्यादा कई कई दिन तक बुला करके बिठाना। इस वजह से आप पूरब से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के जो तमाम स्थानीय क्षत्रप हैं, वो अब आजिज आ चुके हैं और मोदी जी ने किसी को नहीं छोड़ा। जो उनका सर्वसत्तावादी जो रवैया है, उसकी वजह से ये तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो सरकारें हैं, वो इतना ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी हैं कि उन्हें सीधे तौर पर एकजुट होने की उनको जरूरत महसूस होने लगी। लेकिन आपने जो पूछा कि ये अभी क्यों, क्या नीतीश कुमार का असर है? देखिए, ये जो इको है उस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में, ये इको तो कुछ समय से लगातार सामने दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। बस ये है कि कोई कड़ी ऐसी होनी चाहिए थी जो उन सारी चीजों को एकत्रित कर दे, और वो शायद बिहार में जो परिवर्तन हुआ है वो कड़ी वहां से जुड़ी। और उसके बाद लगातार जो हमले हो रहे हैं तमाम राज्य सरकारों पर, और दूसरी तरफ जनता की जो मुश्किलें हैं, बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी की चरम स्थिति है, कुपोषण है, भुखमरी है, वहां से होते हुए और शिक्षा और स्वास्थ्य के पूरे सेक्टर को चौपट कर देना है। इन हालातों में इस देश की जो पॉलिटिकल आवाज है वो सीधे तौर पर दिल्ली को चुनौती पेश कर रही है, और ऐसे में ये तमाम राजनीतिक दल अब एकजुट होने लगे हैं। और ये वो साल है जिसकी तरफ इशारा किया प्रेम कुमार जी ने। राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका भी आप देखिएगा कि क्या आवाज, ध्वनि क्या निकल रही है, व्यंजना क्या है उसकी। भारत जोड़ो यात्रा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरा चल रहा था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के पांव उखाड़ दिए इस देश से, और 5 साल के बाद आजादी भी। ये 2 साल पहले की तैयारी है 2024 के लिए। तो वो भारत जोड़ो जो यात्रा है, उसके जरिए राहुल गांधी न सिर्फ अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, बल्कि इस देश में जो सांप्रदायिक वैमनस्य, जो जातिगत वैमनस्य पैदा हुआ है, उसको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसका जो अंतिम लक्ष्य होगा वो होगा कि जो सर्वसत्तावादी, जो सर्वसत्ता अधिकार वाली जो पार्टी है, जो सरकार है, उसको उखाड़ फेंकना। और इसीलिए आज वो तमाम छत्र उस भाषा में कि जिसके जरिए ही दिल्ली को उखाड़ा जा सकता है, दिल्ली तक पहुंचा जा सकता है, उस जबान में बात करते हुए वो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अब लड़ाई आर पार की है कि यहां जो भी झुकता है वो खत्म कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहां सरकार गई, केजरीवाल पर जो हमला हो रहा है, केजरीवाल का हो सकता है कि हम लोगों उनकी पॉलिटिक्स से असहमत हों, लेकिन जिस करप्शन के मुद्दे को लेकर के वो सामने आए थे अपने उस पूरे अन्ना आंदोलन के जरिए, इस समय भी आप देखिए कि करप्शन को ही वो मुद्दा बना रहे। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि साहब इतने इतने सैकड़ों करोड़ रुपया विधायकों की खरीद के लिए रखा हुआ कहां से आया है। तो एक मुझे लगता है कि बहुत मजबूत मुद्दा अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं। और जो दक्षिण से आवाज आ रही है वो है कि आप संघवाद का पालन नहीं कर रहे। तमिलनाडु से जो आवाज आ रही है, चुनौती दी जा रही है कि मुझे मजबूर मत करिए पेरियार के रास्ते पर चलने के लिए। ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि बंगाल से ये आवाज उठे। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में ये जो करप्शन का मुद्दा होगा अरविंद केजरीवाल का, ये बड़ा कारगर साबित हो सकता है। और इसके जरिए 2024 में इस सत्ता को, और सत्ता का जो चरित्र है वो हम सब जानते हैं, उसको
उखाड़ने में ये मददगार हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो जनता भ्रमित होती है, मोदी जी काला जादू कहते हैं लेकिन असल में जादूगर वो है। वो जब बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। कि क्या उन तमाम वादों पर, उन तमाम बातों पर जो मोदी जी करिश्मा करते हैं अपनी वाक कला के जरिए, उसमें सेंधमारी करके क्या ये विपक्ष इस सरकार को उखाड़ फेंक पाएगा? ये सवाल अभी बना हुआ है। जनता निश्चित रूप से बहुत परेशान है। किसान हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया के जरिए और जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके जरिए जिस तरह से इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करके और सब कुछ अच्छा अच्छा जो दिखाने की प्रवृत्ति है, उससे उससे उसे बेपर्दा करने में क्या ये विपक्षी दल सफल होंगे? ये सवाल जरूर अभी बना हुआ है। आगे इससे पर्दा उठेगा या नहीं ये देखना होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक, खासकर दक्षिण की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है। बीजेपी को जो कुछ मिला वो उत्तर में मिला, और इस उत्तर में जो हिंदी भाषी और उसके अलावा गुजरात तक आप देखें, महाराष्ट्र देख लें, इन सब राज्यों में अब जब बीजेपी कमज़ोर दिखाई दे रही है, दक्षिण की तरफ बीजेपी देख भी रही है, लेकिन कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार में थे और हाशिए पर थे, अचानक नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को बाय बाय कहने के बाद से नीतीश कुमार हाशिए से बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं और एकजुटता वाली जो बात है वो बहुत मजबूती से दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुरू से पहले दिन से लेकर आखिर तक राहुल गांधी उसमें रहने वाले हैं। 3 तरह के लोग हैं या 3 तरह के यात्री होंगे उसमें। एक भारत यात्री जो पूरे भारत को और दूसरा जो यात्री होगा वो उन राज्यों से होगा जिन राज्यों से गुजर के नहीं जा रही है ये यात्रा, और 100 लोग होंगे, 100 भारत यात्री होंगे और 100 यात्री ऐसे होंगे जो उन राज्यों से होंगे जिन राज्यों से ये यात्रा गुजर रही है। और इस यात्रा में थोड़ी सी तब्दीली की गई है सुनील जी। तब्दीली ये है कि अब पहले ये यात्रा गुजरात होकर नहीं जा रही थी, लेकिन अब गुजरात होकर के गुजरेगी, यानी गुजरात में चुनाव है और इस पर ध्यान केंद्रित है कांग्रेस का। 2-3 पहलू हैं, एक बीजेपी की कमजोरी और जिसकी तरफ ध्यान दिला रहे थे हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, और बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ